हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक। ये है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सभी आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सभी नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिस तरह से अभी तक के सभी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। अगर प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक, जिसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक कहा जाता है। और इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे इन सभी में क्या डिफरेंस होता है, क्या होते हैं ये, और किस तरह के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये है स्टोन एज, पाषाण काल। ठीक है, नोट्स आप लोग देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड किया गया है। ये आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य जो है ये अवेलेबल नहीं है। कोई भी रिटन स्क्रिप्ट जो है वो नहीं मिलती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्राग ऐतिहासिक काल होता है ये। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिपि के साक्ष्य तो मौजूद हैं पर उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित विवरण जो है ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य जो है वो अवेलेबल भी हैं, उसके साथ ही इनको पढ़ा भी जा सकता है। ऐसे जो काल होते हैं इनको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब अगर हम लोग प्री हिस्टोरिक की बात करते हैं, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है पाषाणकालीन सभ्यता। ठीक है, स्टोन एज आता है। और इसके बाद आद्य ऐतिहासिक की बात की जाए, मतलब कि प्रोटो हिस्टोरिक की बात की जाए, तो इसमें आता है सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर कॉपर एज में ताम्र सभ्यता में कुछ और भी हैं, जैसे अराड़, जोवे, इस तरह की जो अलग अलग सिविलाइजेशन हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉपर एज है इसमें इसको आहार भी कहा जाता है, और जौरवे, यहाँ पे जोवे या जौरवे नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो है वो ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है, यानी कि हमारा जो वैदिक एज होता है वो सभी ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को जो डिवीज़न है वो समझ में आ गया होगा। ये जो डिवीज़न होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे अब हम लोग जितनी भी एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ेंगे वो इसी के बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के कुछ जो पाषाण काल थे उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लेटर ऑन हम लोग वैदिक एज एक्सेट्रा जो है, उसके बाद जो भी महाजनपद वगैरह आते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वो एक पूरा आप लोगों का सीक्वेंस के साथ ही चलेगा पूरी हिस्ट्री। तो सबसे पहले अगर सर्वप्रथम बात की जाए तो 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान जो है ये प्रारंभ किया गया था। रिसर्च जो है वो स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी? 1863 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पाषाण निर्मित उपकरण मिलते हैं, यानी कि स्टोन से बने हुए कुछ जो टूल्स मिलते हैं। और इसके साथ ही इन टूल्स के आधार पे, इन उपकरणों के आधार पर इनको 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर इसका डिवीजन किया गया है। जो पाषाण काल है इसको 3 पार्ट्स में विभाजित किया गया है। किसके आधार पे किया गया है? जो भी वहाँ पे उपकरण मिले हैं, पाषाण के बने हुए उपकरण, यानी कि स्टोन टूल्स। सबसे पहला आता है पुरा पाषाण काल, जिसको हम लोग कहते हैं पेलियोलिथिक पीरियड। ठीक, इसके बाद आता है दूसरा मध्य पाषाण काल, यानी कि मीजोलिथिक पीरियड, और नव पाषाण काल, जिसको नियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो पैलियोलिथिक पीरियड है इसको भी 3 पार्ट्स में विभाजित किया गया है, जिसमें आता है पूरा पाषाण काल, यानी कि हमारा अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य पुरा पाषाण काल, यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, और उसके बाद आता है हमारा उच्च पुरा पाषाण काल, जिसको हम लोग कहते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो इस तरह से जो टूल्स मिले हैं उनके आधार पे भी पैलियोलिथिक में भी फर्दर विभाजन किया गया है, और टूल्स के आधार पर 3 मेन विभाजन किए गए हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, और पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल, यानी कि पूर्व, मध्य और उच्च।
ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस आधार पे किया गया है? तो जो भी स्टोन के जो भी उपकरण मिले हैं उनमें किस तरह से शार्पनेस आ रही है या फिर किस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं, डिज़ाइन में क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे एज जो है वो बढ़ती जा रही है, डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टूल्स मिले हैं उनके आधार पर ये सभी डिवीज़न जो हैं वो किए गए हैं। किस तरह से किए गए हैं? तो अगर हम लोग पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो इसमें कुछ हस्त कुदार मिले हैं। ठीक है, यानी कि हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी, जिसको हैंड एक्स कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इसके साथ ही कुछ और तक्षिणी या खुरचनी जैसे जो उपकरण हैं ये मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रैपर टूल्स देख सकते हैं आप। तक्षिणी को तक्षिणी कहते हैं, लेकिन स्क्रैपर टूल्स मिले हैं। फिर उसके बाद कुछ खड़क मिले हैं, ब्लेड मिले हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपको पेलियोलिथिक के अंदर मिलती हैं, यानी कि पूर्व, मध्य और उच्च जो पूरा पाषाण काल है इसमें कुछ इस तरह से विभाजन किया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम अगर बताया जाए कि संस्कृति में जो उपकरण की प्राप्ति हुई है वो सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी के हिस्से में हुई है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से चापर, चारपिंग, पेबल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं चॉपर, चारपिंग, पेबल कल्चर के उपकरण जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पंजाब के पास जो सोहन रिवर वैली है यहाँ से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर इस संस्कृति के अन्य उपकरण की बात की जाए तो क्लीवर, स्क्रैपर, इस तरह के कुछ उपकरण जो हैं ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इमेज जो है अगर वो लगा दी गई होती तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि किस तरह से आपको दिखता है ये सभी टूल्स। पर ये आप सभी को अवेलेबल हो जाएगा अगर आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, या फिर कुछ नहीं तो बस गूगल कर लीजिए। ठीक है, तो टूल्स आपको सभी प्रकार के टूल्स जो हैं वो दिखाई दे जाएंगे। पत्थरों से ही बनाए जाते थे विभिन्न प्रकार के टूल्स, जैसे कि क्लीवर, स्क्रैपर, अन्य बहुत अन्य कार्यों के लिए यूज़ किए जाते थे। ज़्यादातर हंटिंग के लिए यूज़ किए जाते थे। ठीक है, तो शिकार जब भी किया जाता था या फिर कोई चीज़ पकाई जाती थी, बनाई जाती थी, बनाना तो मीज़ोलिथिक से स्टार्ट हुआ था। शिकार की अगर बात की जाए तो शिकार करने के लिए ही महत्वपूर्ण जो होती थी चीज़ें उन्हें पत्थरों से बनाया जाता था, और ये सभी चीज़ें जो है उपकरण यूज़ होते हैं। ठीक है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण यानी कि इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, इसके साथ ही पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे ये एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे और साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, इन्होंने 1963 में जो सबसे पहला अगर देखा जाए तो सर्वे होता है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट के अंतर्गत ही किया जाता है। ये जो व्यक्ति होते हैं इन्हीं के द्वारा किया जाता है, और ये पहली बार जो एक हाथ की हस्त कुल्हाड़ी जो होती है, हैंड एक्स जो होता है, ये पल्लवरम नामक जो स्थान है मद्रास में, यहाँ पे इनको मिलता है। इसके साथ ही इनके एक दोस्त होते हैं जिनका नाम है विलियम किंग, इनके द्वारा भी इसी प्रकार के कुछ टूल्स जो होते हैं वो रमपक्कम नामक स्थान है, अतिरमपक्कम, ये भी साउथ इंडिया में ही स्थित है। यहाँ पे इनको इस तरह के कुछ टूल्स जो होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये साक्ष्य जो हैं ये मिलते हैं, जिस तरह के हस्त कुल्हाड़ी जो है या स्टोन से बने हुए कुछ और उपकरण जो है उनकी प्राप्ति होना 1863 से शुरुआत जो थी सर्वे होने की, रिसर्च होने की इस पर स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद 1931 में एक वृहद सर्वे किया जाता है, एक एक्सपीडिशन टीम स्टार्ट होती है जो कि कैम्ब्रिज से आती है, जिसके जो मेन लीडर होते हैं वो होते हैं डी टेरा। ठीक है, इनके द्वारा मोस्ट ऑफ द रिसर्च होती है, और ज़्यादातर सोहन वैली जो एरिया था, मैंने आपको पहले ही बताया पंजाब के निकट सोहन वैली का जो एरिया है यहाँ पे वृहद तरह का अनुसंधान जो है वो स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुसंधान जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है कैम्ब्रिज अभियान दल के द्वारा सोहन घाटी में, और इसके साथ ही बेलन घाटी जो है जो कि इलाहाबाद के निकट स्थित है। ठीक है, तो वही इलाहाबाद मिर्ज़ापुर वाला जो एरिया है यहाँ पे स्थित है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने यहाँ पे अनुसंधान जो है, रिसर्च जो है वो स्टार्ट किया, और इसके साथ ही पूरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ पे 44 पूरा स्थल जो है वो प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्वे किया गया उसमें पाया गया कि पैलियोलिथिक पीरियड है उसके 44 जो हैं वो यहाँ पे साइट्स जो हैं, आर्कोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो 44 आर्कोलॉजिकल साइट्स जो हैं ये प्राप्त हुई हैं इलाहाबाद में। इसके साथ ही उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहवा नाला क्षेत्र
से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा भी प्राप्त होती है जो संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कौशाम्बी म्यूजियम में इसको सुरक्षित रखा गया है। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कौशाम्बी लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अस्थि निर्मित एक मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे कुछ उपकरण के साथ साथ देखा जा सकता है कि यहाँ पे पूजा से संबंधित यानी कि मातृ पूजा से संबंधित जो है साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके साथ अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं पूरा पाषाणकालीन मानव से संबंधित, वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो मानव था वो पूर्णतः प्राकृतिक रूप से रहता था। ठीक है, प्रधानतः जो है वो शिकार पे ही निर्भर करते थे, हंटिंग किया करते थे और उनका जो भोजन होता था वो मांस अथवा जो फल फूल हुआ करते थे उनको ही खाया करते थे। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे अग्नि का प्रयोग जो है वो शुरू नहीं हुआ था, तो इसलिए ये लोग कच्चा मांस ही खाया करते थे। अग्नि का प्रयोग जो है वो यहाँ पे अभी भी अननोन था, तो फायर वॉज अननोन टू देम। ठीक है, फायर के बारे में अभी भी जानकारी नहीं मिली है। कब नहीं मिली है? पूरा पाषाणकालीन युग में नहीं मिली है। ठीक है, इसके साथ ही इस युग का जो मानव था वो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक भी था। ठीक है, तो स्टोर किया करता था, फूड का स्टोरेज किया करता था, फूड स्टोरेज। इसके साथ ही यहाँ पे एग्रीकल्चर की जानकारी भी नहीं थी, तो यहाँ पे फायर की जानकारी नहीं थी, साथ ही एग्रीकल्चर पशुपालन की जानकारी और कृषि की जानकारी भी नहीं थी। ठीक है, तो कैटल रियरिंग और एग्रीकल्चर वॉज नॉट नोन टू पीपल ऑफ पेलियोलिथिक पीरियड। इसके बाद आता है भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जो जानकारी है वो सर्वप्रथम 1867 से 68 के बीच में इसकी जानकारी मिलती है। विंध्य क्षेत्र से एक शैल चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग जो होती है वो पाई जाती है और तब वहाँ से ही जानकारी मिलती है मीज़ोलिथिक पीरियड की। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मीज़ोलिथिक पीरियड। अगला जो हमारा स्टोन एज का विभाजन है वो मीज़ोलिथिक पीरियड है। मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो यहाँ पे विशिष्ट रूप के जो औजार जो हैं वो मिलना शुरू हो गए। अब यहाँ पे सूक्ष्म पाषाण, जैसे कि मीज़ो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे ठीक, तो सूक्ष्म पाषाण या फिर जो छोटे औजार हैं, पत्थरों के छोटे औजार जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। अभी ये ज़्यादा शार्प हैं, ज़्यादा नुकीले हैं, पर छोटे आकार के हैं। इसके साथ ही भारत में मानव अस्थि पंजर जो है यानी कि ह्यूमन स्केलेटन जो है वो भी सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटन, अभी ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ह्यूमन स्केलेटन के साक्ष्य कौन से एज में पाए गए हैं, तो यहाँ पे मीज़ोलिथिक पीरियड में पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे गुजरात स्थित एक जगह स्थित है जिसका नाम है लंघनाज। ठीक है, गुजरात में स्थित है लंघनाज। यहाँ पे महत्वपूर्ण पुरास्थल यानी कि मीज़ोलिथिक पीरियड से संबंधित जो है वो साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे लघु पाषाण के उपकरण मिलते हैं यानी कि बहुत स्मॉल साइज़ के टूल्स मिलते हैं स्टोन के। इसके साथ ही पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। यहाँ पे स्केलेटन जो है वो 14 स्केलेटन्स जो हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही अगर मीज़ोलिथिक कालीन की बात की जाए तो महादहा जो है रीजन, प्रतापगढ़ जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, यहाँ से भी इसके साक्ष्य जो हैं ये प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर मैं मीज़ोलिथिक पीरियड या फिर पेलियोलिथिक पीरियड की बात करूँ तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाएंगे कि फायर का पता था कि नहीं, एग्रीकल्चर का इन लोगों को पता था कि नहीं, फिर यहाँ पे साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से मिले हैं, और इसका यूज़ आप लोग प्री में भी कर सकते हैं और साथ ही जो मेंस आंसर राइटिंग होती है उसमें भी इसका यूज़ जो है वो किया जा सकता है। तो ये कुछ जानकारियाँ जो है ये महत्वपूर्ण है, एक्चुअली यही तो पढ़ना ही है आपको। तो इतनी जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए कि साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं। ठीक है, तो महादहा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है छत्तीसगढ़ में, यहाँ से हड्डियाँ जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। इसके बाद आता है GR शर्मा। तो ये जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इन्होंने महादहा को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया था। एक था झील क्षेत्र, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। एक था लेक एरिया, झील क्षेत्र। इसके बाद आता है बुच्चड़खाना जहाँ पे स्लॉटरिंग किया जाता था, जो जानवर थे उनको काटा जाता था। और तीसरा एरिया जो था वो था कब्रिस्तान, जहाँ जो कि कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ था। इन तीनों पार्ट्स में विभाजित हो रखा था। ठीक है, तो जो बूचड़खाना है वहाँ पे हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण भी हैं प्राप्त होते हैं, और साथ ही आभूषण जो हैं, बोन्स के बने हुए ऑर्नामेंट्स जो हैं ये भी बड़े पैमाने पे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3 प्रकार का डिवीजन है ये भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर जय नारायण पांडे। इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक है जिसका नाम है पुरातत्व विमर्श,
काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये पुरातत्व विमर्श, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ जो हैं वो प्राप्त होती हैं हम लोगों को पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। तो डॉक्टर जय नारायण पांडे के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है पुरातत्व विमर्श। इसमें महादहा, सराय नाहर राय, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये सभी नाम देखते हुए चलिएगा। महादहा, सराय नाहर राय और दमदमा, तीनों ही स्थलों में हड्डियों के उपकरण एवं आभूषण जो है वो पाए जाने का उल्लेख बताया गया है। कहाँ बताया गया है? पुरातत्व विमर्श नामक जो किताब लिखी गई है डॉक्टर जय नारायण पांडे के द्वारा, इसमें बताया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से स्थान है? महादहा है, सराय नाहर राय है और दमदमा है। ठीक है, दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान जो है वो ज्ञात हो। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन बैरियर्स जो हैं वो 41 इन नंबर पाए गए हैं। कहाँ पे पाए गए हैं? दमदमा में पाए गए हैं, जो कि वेस्टर्न और सेंट्रल रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दमदमा स्थान है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके साथ ही जो सराय नाहर राय है ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, और महादहा अभी मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये सभी जो रीजन है ये यहाँ पे मीजोलिथिक पीरियड के साक्ष्य जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके साथ ही जो ये 41 ह्यूमन स्केलेटन्स पाए गए हैं, मतलब बैरियर्स पाए गए हैं यहाँ पे, इनमें से 5 जो थे वो पेयर में थे। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, इसके साथ ही 3 ह्यूमन स्कल जो हैं, ठीक है, ठीक है, तो 3 मानव खोपड़ी जो है वो एक साथ पाई गई है। यहाँ पे 3 ह्यूमन स्कल्स जो हैं वो एक साथ पाए गए हैं। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही जो बाकी सभी जो थे बैरियर्स उसमें एक ही पाया गया। ठीक है, तो एक ह्यूमन स्केलेटन पाया गया। तो टोटल अगर बात की जाए तो 48 ह्यूमन स्केलेटन्स जो हैं वो पाए गए हैं। कहाँ से पाए गए हैं? दमदमा से पाए गए हैं। ठीक है, इसके साथ ही 4 ह्यूमन स्कल्स जो हैं वो एक साथ पाए गए हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय से। ठीक है, तो 3 एक साथ पाया गया है दमदमा से, 4 एक साथ पाया गया है सराय नाहर राय से। ठीक है, ये भी डिटेल्स जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो कब्रें हैं यानी कि समाधियाँ हैं ये आवास क्षेत्र के अंदर ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक स्पेलिंग मिस्टेक है, अंदर कर लीजिएगा इसको, अंदर ही स्थित थी। इसके अलावा विंध्य क्षेत्र में एक स्थान है लेखैया, यहाँ पर भी मध्य पाषाणिक काल के जो उपकरण हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 17 मानव कंकाल जो हैं इनकी प्राप्ति हुई है। कहाँ से? लेखैया से। इसके साथ ही जो ये डिटेलिंग दी गई है कि 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, इसके लिए थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के एक साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि लेखैया में टोटल 27 मानव कंकाल की अस्थियां जो है वो प्राप्त हुई है। पशुपालन का जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल में ही हुआ था, यानी कि मीजोलिथिक पीरियड में कैटल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो स्टार्ट हुई थी मीजोलिथिक पीरियड में। ठीक है, तो एनिमल्स, पशुओं का पालन करना जो है वो प्रारंभ हो गया है। कब प्रारंभ हुआ? मीजोलिथिक पीरियड में। इसके साथ ही पशुपालन के साक्ष्य जो हैं वो भारत के आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके साथ ही बागौर जो कि भिलवाड़ा राजस्थान में स्थित है, यहाँ से भी प्राप्त होते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पशुपालन के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो 2 इम्पॉर्टेंट नाम है, एक है आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है, और बागौर जो है वो भिलवाड़ा राजस्थान में स्थित। मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो शिकार के साथ साथ मछली भी पकड़ा करते थे और खाद्य वस्तुओं का संग्रह भी किया करते थे। ठीक है, तो ये सभी कार्य जो है ये मीजोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हो गए थे। मध्य प्रदेश के एक रायसेन जिला है, यहाँ पे स्थित एक भीमबेटका है, केव्स हैं। ठीक है, तो भीमबेटका में प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त होता है। भीमबेटका का जो नाम है ये अक्सर आप लोग देखें, यहाँ पे कई प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जो इसको पेलियोलिथिक पीरियड से कनेक्ट करता है, कुछ ऐसे भी जो मीजोलिथिक पीरियड से कनेक्ट करता है और नियोलिथिक पीरियड से कनेक्ट करता है। तो जितना भी स्टोन एज हुआ है इन सभी के साक्ष्य जो हैं वो भीमबेटका के जो गुफा है उससे प्राप्त होते हैं। कहाँ पे स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 243 को क्रमांक दिया गया है और साथ ही 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे पेंटिंग के जो साक्ष्य हैं वो 133 पाए गए हैं और बाकी सभी जो है वो 243 जो है अन्य साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है इसको।
किसको, भीमबेटका शैल चित्रों को, यानी कि भीमबेटका से जो रॉक पेंटिंग सभी। सर्वप्रथम जो एग्रीकल्चर के साक्ष्य हैं वो नव पाषाण काल से प्रारंभ हुए हैं। यहाँ पे इस काल में गेहूं की कृषि जो थी ये प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य तक इसका जो डेट है वो माना जाता है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे अगर हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डेट है वो कुछ इस तरह से चलेगी कि 9000 ज़्यादा पुराना है, इसके बाद 7000 जो है ये इससे नया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपोजिट की तरह चलता है। यहाँ पे इसके बाद आएगा 5000, फिर बाकी करते करते अब हम लोग पहुँचेंगे ज़ीरो पे, जो कि यहाँ पे ज़ीरो जो है वो जो जीसस क्राइस्ट होते हैं, क्योंकि क्रिश्चियंस जो होते हैं वही ज़्यादातर रिसर्चर्स हुआ करते थे, तो उन्होंने ये डेट डिसाइड किया। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लिया जाता है ज़ीरो, और इससे पहले का जो एरा है, यानी कि उससे पहले का जो काल है, इसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, इसीलिए बीसी लिखा जाता है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा कहा जाता है, यानी कि बीसी शॉर्ट फॉर्म में। और इसके बाद यहाँ के बाद शुरू होता है एडी, जिसको एनो डोमिनी कहा जाता है। तो इंग्लिश जानने की ज़रूरत है, एडी जान लीजिए बस कि ज़ीरो के बाद से जो आगे के काल हैं इनको हम लोग अभी यहाँ पे सीक्वेंस सही हो जाएगा। एडी से जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 और जैसे न्यूमरल्स चलते रहते हैं, जिस तरह से बढ़ते हुए न्यूमरल्स होते हैं, ये एज जो है ये शुरू हो रही है आफ्टर, मतलब जो जीसस क्राइस्ट थे उनके डेथ के बाद। ठीक है, तो एडी कहा जाएगा। और इससे पहले का जो था वो बीसी है, और यहाँ पे जो ऑपोजिट देखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे ईयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो घटते जा रहे हैं। ठीक, तो अभी ये जो लहुरा देव की मैंने आपको जानकारी दी, ये अभी जो रिसेंट में खोज हुई है इसके आधार पर लहुरा देव जो है वो फर्स्ट एविडेंस बन गया है जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। उससे पहले जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल था इसको मेहरगढ़ माना जाता था, जो कि इस समय पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पे स्थित है। और यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व जो है वो गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे गेहूं लिखा हुआ है। वीट के साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं। कितने साल पुराने हैं, 7000 साल पुराने हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक और स्थान है जहाँ पे चावल के पुराने साक्ष्य मिले हैं, जो कि कोल्डीहवा है, जो कि इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बेलन घाटी का नाम जो है वो आप लोग देख सकते हैं। बेलन घाटी में इलाहाबाद के निकट कोल्डीहवा नामक स्थान पे चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जो कि 6500 ईसा पूर्व हैं। ठीक है, तो 6500 बीसी के माने जा रहे हैं। ये सभी जो साक्ष्य हैं ये इंडिया के हैं, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया के हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान मिला के देख सकते हैं आप लोग। इसके साथ अगर हम लोग चाइना की बात करते हैं तो चाइना में यांजी रिवर जो है यहाँ पे लगभग 7000 ईसा पूर्व जो है ये चावल के साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। मक्का का साक्ष्य देखा जाए तो सर्वप्रथम मैक्सिको में प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही कुछ और साक्ष्य हैं, जैसे कि बाजरा का साक्ष्य, सोरघम का साक्ष्य, राई का साक्ष्य। ये सभी जो है प्रश्न जो है वो ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, इसको एडिशनल डिटेल की तरह आप लोग देख सकते हैं। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे मेहरगढ़ जो नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्टोन एज से लेकर हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वहाँ तक के साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटो हिस्टोरिक से लेकर हिस्टोरिक पीरियड तक के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे बुर्ज होम नामक स्थान है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। यहाँ से मानव कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन के साथ डॉग जो है वो भी ग्रेवयार्ड में उसको भी दफनाया गया है, एक साथ दफनाया गया है। ये कहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बुर्ज होम नामक स्थान पे प्राप्त हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। इसके साथ ही यहाँ पे गर्त आवास का भी साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है, यानी कि ठीक है, इसको इंग्लिश में पिट ड्वेलिंग कहा जाता है।
तो यहाँ ये भी साक्ष्य जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बुर्ज़होम से। तो 2 साक्ष्य मैंने आपको बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको स्किप नहीं करना है। सबसे पहला है बुर्ज़होम, जम्मू एंड कश्मीर से, और दूसरा जो है गर्त आवास के साक्ष्य जो है, यानी कि पिट ड्वेलिंग के साक्ष्य जो है ये बुर्ज़होम से प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के भी साक्ष्य जो है वो भी यहाँ से ही प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल की जो खोज है ये 1935 में हुई थी, डी टेरा के द्वारा और पीटरसन के द्वारा हुई थी। तो 1935 जो डेट है ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। इसके साथ ही अब नियोलिथिक एज की अगर हम लोग बात करें तो नव पाषाण काल के जो स्थल हैं ये कश्मीर के गुफकराल नामक स्थान पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर काल के लोग जो थे ये कृषि तथा पशुपालन दोनों ही कार्य किया करते थे। इसके साथ ही चिरांद नामक स्थान है जो कि बिहार में स्थित है, बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ पर भी नियोलिथिक पीरियड के कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि हड्डियों से बने हुए अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके साथ ही इन उपकरणों में हिरण की सींगों द्वारा निर्मित कुछ वेपन्स प्राप्त हुए हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है इस नव पाषाण युगीन काल का, जैसे इसमें जो मृतक को दफनाया जाता था उस स्थल के रूप में एक वृहत पाषाण स्मारक की पहचान की जाती थी। ठीक है, तो एक मेगालिथ मॉन्यूमेंट बनाया जाता था आइडेंटिफाई करने के लिए प्लेसेस ऑफ डेथ इन नियोलिथिक जो एज थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेगालिथिक स्ट्रक्चर जो था वो कहाँ पाया जाता है, तो नियो पाषाण काल में पाया जाता है, यानी कि नव पाषाण काल में पाया जाता है वृहत पाषाण स्मारक नामक स्थल। इसके साथ ही नव पाषाण युगीन पुरास्थल से राख के टीले जो हैं ये कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में पाए गए हैं। साथ ही संगन कल्लू नामक स्थान भी जो है वो यहीं पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी जो हैं राख के टीले कर्नाटक के मैसूर से संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। कुछ और नाम हैं जैसे कि पिकलीहल, उतनूर, ये सभी जगह जो है ये भी नव पाषाण काल से संबंधित हैं। आग का उपयोग जो है, फायर जो है, उसका उपयोग जो है सर्वप्रथम नव पाषाण काल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जाता है और सर्वप्रथम इसी टाइम पे इसका यूज़ किया गया है। फायर का जो डिस्कवरी था वो नियोलिथिक पीरियड में ही हुआ था। इसके साथ ही धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉपर का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरण के साथ साथ मतलब जो डिवाइस जो वेपन्स थे वो पत्थर के साथ साथ अभी कॉपर के भी बनाए जाना जो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति यानी कि चाल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चाल्कोलिथिक कल्चर की बात की जाए तो वो भी ये नियोलिथिक पीरियड को ही कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्र पाषाण युगीन कुछ एरिया जो मैंने आपको बताया उसको आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो बनास घाटी के आसपास का जो एरिया है यहाँ पर भी ये पाया गया है। इसके साथ ही कुछ और जगहों पे इसके साक्ष्य मिले हैं जैसे कि आहाड़, इसके पास गिलुंद नामक एक स्थान है, यहाँ पे मिट्टी की इमारत पाई गई है और साथ ही यहाँ पे पक्की ईंटें भी जो हैं वो पाई गई हैं। ठीक है, तांबे के टुकड़े पाए गए हैं। आहाड़ संस्कृति या फिर आहार संस्कृति, इंग्लिश में इसको आहार लिखा जाएगा। ठीक है, ये जो कल्चर है ये 2100 से 1500 BC तक का माना जाता है और ये जो अन्य कॉपर एज के जो कॉपर कल्चर के जो एरियाज़ हैं इनसे थोड़ा अलग था क्योंकि यहाँ पर दूसरे केंद्रों में मतलब कि दूसरे एरियाज़ में अगर देखा जाए तो लाल व काले लेप के मृद भांड यानी कि पॉटरी जो है वो पाई जाती है। इसको कहते हैं रेड ब्लैक पॉटरी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर था यहाँ पे। जो जितनी भी साइट्स जो पाई गई हैं वहाँ पे रेड ब्लैक पॉटरी पाई गई है। पर अगर हम लोग आहार संस्कृति की बात की जाए तो यहाँ पे इसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की चित्रकारी भी जो की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक वाइट कलर की पेंटिंग्स जो है थी वो बनाई जाती थी, इसीलिए ये इस कल्चर को ये बाकी जो एरियाज़ हैं उनसे डिफरेंट बनाता है। इसके साथ ही कुछ और भी एरियाज़ हैं जहाँ पे पाया गया है यहाँ पे साक्ष्य, जैसे कि मालवा, कायथा, एरण, नवदा टोली। नवदा टोली बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। यहाँ पे नवदा टोली की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक
पुरा स्थल है जो कि खारगोन जिले में स्थित है। इसका जो उत्खनन है वो HD संकालिया के द्वारा किया गया था। ये नाम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। नवदा टोली का जो उत्खनन है वो HD संकालिया नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था और यहाँ से मिट्टी, बाँस व फूस के बने यानी कि बैम्बू या फिर स्ट्रॉ के बने चौकोर या वृत्ताकार घर जो हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये सभी जगह नवदा टोली में प्राप्त हुई है। नवदा टोली का जो उत्खनन है वो HD संकालिया के द्वारा किया गया। यहाँ से भी रेड ब्लैक पोटरी जो है वो मिलती है। रेड ब्लैक पोटरी, ये नाम आप ज़रूर से याद रखिएगा क्योंकि यहीं से यही जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साक्ष्य है जो कि हिस्ट्री से हमें परिचित करवाता है। इसके साथ ही कायथा संस्कृति की बात की जाए तो हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ समकालीन माना जाता है इसको। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं वो हड़प्पा काल के मिट्टी के जो बर्तन हैं उसी के साक्ष्य से मिलते जुलते प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कायथा संस्कृति याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मालवा संस्कृति जो कि अपनी पॉटरी के लिए काफ़ी फेमस है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तरह कुछ ऐसे ही साक्ष्य पाए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में एक इनाम गांव नामक स्थान है, यहाँ पर भी नियोलिथिक पीरियड के साक्ष्य जो हैं वो पाए गए हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो एरिया है जैसे कि अहमदनगर ज़िले, यहाँ पे दायमाबाद है, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, नासिक, इन सभी जगहों पे पुरास्थल की जौरवे संस्कृति नामक जो संस्कृति है वो पाई गई है जो कि 1400 से 700 BC माना जाता है। इसका टाइम पीरियड 1400 से 700 BC जौरवे कल्चर माना जाता है और इसके साक्ष्य जो हैं वो महाराष्ट्र से पाए गए हैं। ठीक है, अब तक यहाँ पे 200 से अधिक जौरवे स्थल जो हैं वो गोदावरी के दायमाबाद नामक स्थान पे पाए गए हैं जो कि लगभग 20 हेक्टेयर तक फैले हुए हैं। ठीक है, जिसमें लगभग 4000 लोग जो हैं वो रह सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है काफ़ी बड़ा कल्चर है यहाँ पे जौरवे कल्चर जो कि हुआ करता था महाराष्ट्र के एरिया में। इसके साथ ही महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पे कपास या फिर सेमल की रुई के बने धागे जो हैं इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, इनाम गांव जो नामक स्थान है यहाँ पे कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने या फिर मिट्टी की मूर्ति बनाने के जो कारीगर हैं या फिर कारीगरी है ये भी इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो टेराकोटा के साक्ष्य जो हैं ये इनाम गांव नामक स्थान से मिलते हैं। यहाँ पे मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसके साथ ही मालवा और राजस्थान स्थान जो है यहाँ पे मिट्टी की वृषभ की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ माना जाता है कि वृषभ जो है यानी कि सांड जो है वो यहाँ पे कुछ एक धार्मिक जो है इनके बिलीफ से जुड़ा हुआ पशु हुआ करता था वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो भी एरिया जो भी नाम मैंने लिए हैं यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, इससे संबंधित साक्ष्य मिले हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इतना डिटेल में हमको इतना पढ़ना नहीं है कि कहाँ पे शवों के गले में तांबे की माला हुआ करती थी, उसके बाद उसको दफनाया जाता था। याद कर सकते हैं आप लोग, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से जो भी डिटेलिंग है वो मैं नोट्स बहुत इलेबोरेट ढंग से नहीं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि चीज़ें जब हम लोग स्टोरी की तरह से याद करते हैं तो याद तो रह जाती है, बट अगर उसको काफ़ी टाइम तक सस्टेन करना है दिमाग में तो उसके लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब तक आप लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपका जो नॉलेज है वो आप लोग यूज़ करना नहीं जानेंगे कहाँ पे करना है इसको। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है कायथा जो नामक है संस्कृति। इसमें घर में तांबे के 28 कंगन प्राप्त हुए हैं और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कायथा नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं। इसी के साथ ही इसी स्थान से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों की जो गोलियां हैं इनके हार पात्रों में जमा पाए गए हैं, यानी कि ये जो है काफ़ी प्रेशियस कल्चर माना जा सकता है इसको। कुछ और एरिया है जिनको जो साक्ष्य के रूप में आप लोग याद कर सकते हैं। दक्षिण भारत का एरिया है, इम्पॉर्टेंट है। ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकुल्लू, मस्की, हल्लूर, ये सभी स्थान जो हैं यहाँ पे ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य जो हैं ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे कृषकों की यानी फार्मर्स की अपेक्षा जो चरवाहे थे यानी कि जो
एनिमल हस्बेंड्री करते थे, जो पशुपालन किया करते थे, चरवाहे हुआ करते थे, इनके साक्ष्य ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भारत में अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वेक्षण का काम जो है वो स्टार्ट किया गया है 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के अंडर में। इसके बाद 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के विभाग के रूप में गठित किया गया है। ठीक है, तो ये भी ईयर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1871 में इसको एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत किया गया, सेंट्रल पावर के अंडर इसको ला दिया गया, और साथ ही जॉन मार्शल जो थे वो इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। ठीक है, तो उस समय पे जब 1901 में इसको सेंट्रलाइज किया गया, उस टाइम पे जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ये जॉन मार्शल को बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी डेटा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 1861 का डेटा, 1871 का डेटा और 1902 का डेटा। ठीक है, ये सभी डेटा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि पाषाण युग के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, और जितने भी युग आए हैं, जो भी मैंने आपको बताया कि पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड या फिर कॉपर एज, इन सभी के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो इसी पे मिलेंगे आपको। इसके साथ ही कुछ शवों की जो स्थिति थी इसके हिसाब से भी आपको कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए गए हैं, या फिर गेहूं के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, इन तरह के प्रश्न जो हैं वो अक्सर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करना आपको ये है कि जो भी आप लोगों को नोट्स बताया जा रहा है, घटना चक्र की बुक से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और साथ ही जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग पाषाण युग की बात करते हैं, जो पैलियोलिथिक पीरियड था, इसके साक्ष्य जो हैं वो सोहन घाटी में, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही आपको बता रही हूँ, सोहन घाटी से प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था भीमबेटका के बारे में, तो यहाँ पे भीमबेटका नाम आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नाम है डिंडवाना, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान में डिंडवाना नाम से एक जगह स्थित है, यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अतीरम पक्कम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अतीरम पक्कम जो है ये भी नाम आप लोग याद कर सकते हैं। किससे रिलेटेड है? ये सभी पैलियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण युग, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है दमदमा, ठीक है, बागोर जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक, भीमबेटका फिर से आता है। भीमबेटका का नाम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो गुफाएं हैं इनमें सभी प्रकार के साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक भी, मीजोलिथिक भी और नियोलिथिक भी। ठीक है, तो ये नाम आप लोग याद कर सकते हैं, भीमबेटका। सराय नाहर राय, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और संगन कुल्लू, जो कि कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, तो संगन कुल्लू जो कि कर्नाटका में स्थित है, संगन कल्लू भी कहा जाता है इसको, कर्नाटका में स्थित है। ये मीजोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है। इसके बाद आता है नियोलिथिक पीरियड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है बुर्ज़हूम। ठीक है, बुर्ज़हूम। ठीक, इसके बाद आता है गुफकराल चिरान, जो कि बिहार में स्थित है। कोल्डी हवा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ पे कोल्डी हवा नाम भी आप लोग याद कर सकते हैं। ये सभी मैंने आपको अभी बताया भी है। ठीक, फिर यहाँ पे असम में एक दोजली हेडिंग नाम से जगह है, असम में है, दोजली नाम से जगह है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और मेहरगढ़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में ये एरिया जो है ये पाया जाता है। नियोलिथिक के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद अगर हम लोग कॉपर एज की बात करते हैं, ठीक, कॉपर एज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आहार संस्कृति, जो कि राजस्थान में स्थित था। गिलुंद, ये भी राजस्थान में ही स्थित था। और उसके बाद जौरवे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित था। ठीक है, तो जौरवे सभ्यता, आहार सभ्यता, ये सभी जो है ये कॉपर एज से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद दाइमाबाद आता है महाराष्ट्र का, और मालवा रीजन जो है ये मध्य प्रदेश का जो स्थित है। ये सभी जो है ये भी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो कि कॉपर एज से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख सकते हैं। जो भी मैंने आपको प्रश्न बताए हैं नोट्स के फॉर्म में, जो भी चीज़ें बताई है जानकारी, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को जो कमेंट बॉक्स में जो आंसर लिखने हैं, सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग
के बाद जो आप लोगों की अभी एंशियंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑलमोस्ट आप लोगों की फुली कंप्लीट हो चुकी है। घटना चक्र के क्वेश्चंस जो आप लोगों को करवाए गए थे, आई होप आप लोग टाइम टू टाइम सॉल्व कर रहे होंगे उस चीज़ को। अभी एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आप लोगों को टॉपिक्स डाउटफुल है और जिसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा मुझे टाइम देना चाहिए, वो टॉपिक आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग आज का जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे पूछूंगी और ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। बेनिफिशियल आपके लिए ही है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा अगर आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ लेक्चर देखें, ठीक है। तो लेक्चर जो है वो सिर्फ सुनना नहीं है, स्टोरी जैसे अगर आप लोग सुन रहे हैं, बट स्टोरी सुनते सुनते आप लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करिए। घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और भी जितने भी सोर्सेज होंगे, अभी आप लोग तो काफ़ी स्मार्ट हैं, तो और भी सोर्सेज होते हैं आपके पास, अलग अलग टेस्ट सीरीज़ होती है, कई सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसके बाद उसके PDF नोट्स ये वो जो भी आपके पास सोर्स है, ठीक है। अल्टीमेटली आपका एम ये होना चाहिए कि आपको हर दिन उस नोट्स को रटना भी है। तो एक टाइम निकालिए, जो भी आपको नोट्स दिए जा रहे हैं उनको पढ़ने की कोशिश करिए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, ठीक है। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है कि कुत्ते के साथ साथ मानव कंकाल का साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मैन और डॉग, ये एक साथ साक्ष्य जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। इसके साथ ही इसमें अन्य कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इसी जगह पे एक और अन्य साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले किस अनाज का साक्ष्य पाया गया है, ठीक है, ये आप लोग सर्च करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस अनाज का जो साक्ष्य है वो सर्वप्रथम किस अनाज के खेती का साक्ष्य जो है वो पाया गया है। नेक्स्ट आपको बताना है कि इम्पॉर्टेंट नाम है लहुरा देव, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है और कौन से साक्ष्य जो हैं वो यहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बेसिकली यही जो है वो एंशियंट हिस्ट्री का ये जो हमने आज का लेक्चर पढ़ा है, ये सभी जो मैंने आपको अभी लास्ट के फ्यू पॉइंट्स में बताया है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आप लोग देखेंगे कि बार बार रिपीटेडली यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बताना है कि आहार कल्चर, जो आहार संस्कृति थी वो किस तरह से बाकी संस्कृतियों से भिन्न थी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट थी। आहार कल्चर किस तरह डिफरेंट था मैंने आपको अभी नोट्स में बताया भी है आप इसके बारे में। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करिएगा। इसके साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं कि ये पढ़ना चाहिए, एंशिएंट हिस्ट्री में हमें इसमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए या फिर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी जो भी सुझाव है आपके वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। आज का फर्स्ट लेक्चर है ये। फर्स्ट लेक्चर को मुझे लगता है कि ज़्यादा ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो जानकारियाँ हैं वो फर्स्ट लेक्चर से जुड़ी हुई ही आगे के लेक्चर में कंटिन्यूएशन में चलती हैं, ठीक है। तो पहला लेक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नोट्स ज़रूर से बनाइए। अपना PDF आपको ऑफकोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लोग खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो साथ साथ में आप लोगों का रिवाइज होता रहता है। अभी ये जो पूरी 108 दिन की सीरीज़ चल रही है, इसमें जो मेन फोकस है वो ये है कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो एक इस तरह से प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि नोट्स के फॉर्म में आप लोगों को लेक्चर के साथ साथ ही चीज़ें याद होती जाएं, ठीक है। क्योंकि आपने कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो काफ़ी बार ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो उनके लिए उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग लेक्चर के साथ साथ नोट डाउन करते जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे मिस होता रहा है अब तक के एग्ज़ाम में, और साथ ही आप लोग उसको रिवाइज करते हुए चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।